पैसा। जो हर किसी को चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ये आया कहां से? इसे कब और किसने बनाया? पैसे से पहले क्या था और आखिर इसे बनाने की वजह क्या बनी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। BC। जब लोगों के सिर्फ दो ही काम थे, शिकार करना और अपनी भूख को खत्म करना। लेकिन इसमें मसला ये था कि शिकार हर रोज नहीं मिलता था, लेकिन भूख तो हर रोज लगती है। अब इसका यही हल था कि किसी दूसरे कबीले पर हमला किया जाए और इनका शिकार किया हुआ खाना छीन कर अपनी भूख को खत्म किया जाए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि एक बार तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार शायद नहीं। फिर लोगों ने सोचा कि हम जिन जानवरों का शिकार करते हैं, हम इन्हें पाल भी तो सकते हैं, और जिन चीज़ों के लिए हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, हम इन्हें इत्तेफाक और मोहब्बत से एक्सचेंज भी तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं से आगाज़ हुआ दुनिया की सबसे पहली ट्रेडिंग बार्टर सिस्टम का, और इस ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाला सबसे पहला पैसा था मवेशी और अनाज। BC इन मेसोपोटामिया, जब लोग जानवर पालना और खेती बाड़ी करना सीख चुके थे। दोस्तों, मेसोपोटामिया का इलाका आज के इराक से लेकर तुर्की तक फैला हुआ था, और कहा जाता है कि पैसे की सबसे पहली इजाद यहीं से यानी मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने ही की थी। पैसे का आगाज बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ। ये लोग एक दूसरे के साथ लेन देन इसी तरीके से करते थे, यानी तुम मुझे गंदम दो और मैं इसके बदले में तुम्हें चावल दूंगा। अब सब लोग ट्रेडिंग करने लगे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, बार्टर सिस्टम की मुश्किलात सामने आना शुरू हुई। इस ट्रेडिंग में दोनों लोगों का रजामंद होना बहुत ज़रूरी था। यानी अगर किसी किसान जिसके पास बहुत सारी गंदम है और उसे मछली की ज़रूरत है, तो उसे पहले अपनी फसल के तैयार होने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और फिर वो मछली वाले को ढूंढेगा और उससे कहेगा कि मुझसे गंदम ले लो और मुझे मछली दे दो। लेकिन वो आगे से कहेगा कि मुझे मछली तो बेचनी है, लेकिन इसके बदले में मुझे गंदम नहीं चाहिए बल्कि चावल चाहिए। तो इस तरह ट्रेडिंग नहीं हो पाती थी, और इसमें बहुत सारा वक्त भी ज़ाया होता था। फिर इन मुश्किलात से बचने के लिए एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाया गया, एक ऐसा निज़ाम जो आने वाले दौर में सारी इंसानियत को अपनी मुट्ठी में लेने वाला था, कभी भी पीछा ना छोड़ने वाला निज़ाम। ये निज़ाम था कर्ज और सूद का निज़ाम, जो कि 3000 BC में मेसोपोटामिया में शुरू हुआ। ये निज़ाम बुनियादी तौर पर मंदिरों और महलात के ज़रिए चलाया जाता था। ये मंदिर और महल बैंक्स की तरह काम करते थे। लोग अपनी जनास और कीमती चीज़ों को मंदिर में जमा करवाते, और इसके बदले में इनको एक रसीद मिलती
जो मिट्टी का एक टोकन होता था जिस पर इनके जमा करवाए हुए माल का सारा रिकॉर्ड दर्ज होता था। और इसके साथ साथ बादशाह और नवाब लोगों की तरफ से लोगों को कर्जे भी दिए जाते थे। चूँकि इस इलाके में ज़्यादा काश्त होने वाली फसल जौ की होती थी और यहाँ चांदी भी भरपूर मिकदार में पाई जाती थी, इसीलिए लोगों को मिलने वाला कर्ज ज़्यादातर इन्हीं दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता था। यानी किसान लोगों को कर्ज में जौ दी जाती थी और ताजर लोगों को बैरून मुल्क तिजारत के लिए चांदी की शक्ल में कर्ज दिया जाता था। कर्ज की एक मखसूस मिकदार नाफज की गई थी जिसे शैकल कहा जाता था। एक शैकल में 180 किलो जौ या 8.5 ग्राम चांदी होती थी। लोगों को कर्ज तो मिलते थे लेकिन बादशाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक, और यह कानून था द कोड ऑफ हम्मुराबी। दोस्तों, हम्मुराबी कदीम बेबीलोन का छठा बादशाह था जिसने इंसाफ और नज़्म ज़ब्त कायम रखने के लिए 1760 बीसी में यह कोड मुनक्कद किया था। इस कोड के मुताबिक अगर किसी ने अपने दिए गए टाइम पर कर्ज वापस नहीं किया तो उसकी ज़मीन और जायदाद हथिया ली जाएगी, और अगर उसने ऐसा करने से रोका तो उसे एक दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के सख्त कवानीन की वजह से कर्ज के निज़ाम को पीछे छोड़ा गया और एक नई करेंसी वजूद में आई जिसे कमोडिटी मनी कहा जाता है। लोगों ने हर उस चीज को पैसा बना लिया जो ज्यादा थी या कीमती थी, जैसे जानवर, सोना, चांदी, गंदुम, चावल, चाय, नमक, कौड़ी शेल्स, रेशम, जैतून का तेल, तंबाकू, शराब। ये सब चीज़ें पैसे के तौर पर इस्तेमाल होने लगी, और यहाँ तक कि खुद इंसान भी। दोस्तों, लफ्ज़ सैलरी नमक यानी साल्ट से लिया गया है, और कहा जाता है कि कदीम रूमी फौजियों को उनकी तनख्वाह नमक में ही दी जाती थी क्योंकि ये इस वक्त बहुत कीमती था। कमोडिटी मनी का इस्तेमाल देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। अब सब लोग इसी से ट्रेड करने लगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कमोडिटी मनी की कमज़ोरियां भी सामने आना शुरू हुई, जैसे गंदुम, चावल और शराब जैसी चीज़ों को ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये वक्त के साथ ख़राब हो जाती हैं, और इसी तरह दूसरी नायाब चीज़ों की कीमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। यानी कौन सी चीज़ कितनी महंगी है और कितनी कीमती है ये पता नहीं चलता था। अब एक ऐसे पैसे की ज़रूरत थी जो सब की ज़रूरत हो, जिसे सब तस्लीम करें और तिजारत करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। 610 बीसी इन लीडिया, जहां आज तुर्की आबाद है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और तजारती मुल्क बन चुका था। जहां पूरी दुनिया से लोग तजारत के लिए आते थे। दोस्तों, यही वो मुल्क है जहां दुनिया के सबसे पहले सिक्के बनाए गए, जिन्हें हुकूमती तौर पर जारी किया गया। ये है द लाइडियन स्टेटर, दुनिया का सबसे पहला सिक्का, जिसे लीडियन एम्पायर के चौथे बादशाह एलियाटस ने 610 बीसी में सबसे पहले जारी किया था। ये सिक्के इलेक्ट्रियम से बनाए जाते थे, जो कुदरती तौर पर पाया जाने वाला सोने और चांदी का एक मुरक्कब होता है। इन सिक्कों पर शेर के निशान की मोहर लगाई जाती थी, जो कि इस चीज़ का सबूत होती थी कि ये सिक्के सरकारी हैं, और इनकी एक मखसूस वैल्यू भी रखी गई थी। यानी एक सिक्के से एक दिन का खाना और बाकी सामान आसानी से आ जाता था। दोस्तों, ये सिक्के हुकूमती तौर पर मेयारी तो थे,
लेकिन इनमें सोने और चांदी की मिकदार कम या ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से इनकी वैल्यू में फ़र्क आ जाता था। इसलिए इनकी वैल्यू को बराबर करने के लिए क्रियोसस ने अपने दौरे हुकूमत 560 बीसी में पहली मर्तबा सोने और चांदी के अलग अलग सिक्के जारी किए। क्रियोसस एलियाटस का बेटा था, जो अपने बाप के मरने के बाद लीडिया का अमीर तरीन बादशाह बना। इसकी जारी करदा करेंसी पूरे यूरोप और एशिया में तेज़ी से फैल गई, लेकिन वहाँ एक सल्तनत द पर्शियन एम्पायर अभी तक करेंसी से महरूम थी। वहाँ अभी तक बार्टर सिस्टम ही कायम था। लेकिन जैसे ही द ग्रेट साइरस, जो पर्शिया का बादशाह था, उसे लीडियन करेंसी के बारे में पता चला, तो उसने 547 बीसी में लीडिया पर हमला कर दिया और फतेह हासिल की। क्रियोसस की सदियों से फैली अमीर तरीन बादशाहत का खात्मा कर दिया और इसकी सारी दौलत को अपने कब्जे में कर लिया। और फिर इसने यूनान और बहीरा रूम के कई इलाके फतह किए और हर इलाके में मुख्तलिफ सिक्के जारी किए, जैसे गोल्ड और सिल्वर स्टेटर, ट्राइएट, हेक्टे, डेरिक, सेगलोस। और दूसरी तरफ दुनिया के बाकी ममालिक में भी बहुत सारे सिक्के जारी किए गए, जैसे इंग्लैंड में पेनी, क्राउन, फ्लोरिन, चाइना में दी सेंजू, दी वोजो, भारत में कारशाइन, और इसी तरह मिस्र और शाम के इलाकों में भी कई किस्म के सिक्के जारी किए गए। और रोम में ओरियस, सोल्डियस, डेनारियस जैसे सिक्के जारी किए गए। दोस्तों, इस वक्त रोमन एम्पायर पर एक औरत की हुकूमत थी, जिसका नाम ज्यूनो मोनिटा था, जो सिक्कों को माइन करने और इसको जारी करने के लिए बहुत मशहूर थी। इसीलिए इंग्लिश के दो अल्फाज मिंट और मनी इसी के नाम से अखज़ किए गए हैं। इसी तरह लफ्ज़ करेंसी भी एक लातीनी लफ्ज़ कुरेर से मखूज़ है, जिसका मतलब है बहना, क्योंकि ये सिक्के मिंट से निकलते हुए एक मुस्तकिल धार की तरह बहते हुए नज़र आते थे। दोस्तों, तिजारत में तो सिक्के बखूबी किरदार निभा रहे थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी कमज़ोरियां भी सामने आने लगी। जितनी बड़ी तिजारत उतने ज़्यादा सिक्के, और जितने ज़्यादा सिक्के उतना ही ज़्यादा उनका वज़न। इनके ज़्यादा वज़न की वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था, और फिर आखिर इतने सारे सिक्कों को गिना कैसे जाए, और इनके चोरी होने का ख़तरा भी बहुत बढ़ चुका था। अब हमें एक ऐसे पैसे की ज़रूरत थी जो वज़न में हल्का हो, जिसको शिफ्ट करना आसान हो और आसानी से इसकी हिफाजत भी की जा सके। तो इस तरह शुरुआत हुई पेपर मनी की, जिसे सबसे पहले चाइना में 700 ईस्वी में जोंग ख़ानदान ने मुतारफ़ करवाया। दोस्तों, ये पेपर मनी वैसी नहीं थी जैसा कि आप सोच रहे हैं। ये एक दरख्त की छाल से बनाया गया कागज़ का टुकड़ा था, जिसे एक वादे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसे IOU कहा जाता था, यानी मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। अब जो लोग तिजारत के लिए दूसरे मुल्कों से यहाँ आते, वो अपने सोने चांदी के सिक्के इनके पास जमा करवाते और बदले में ये IOU ले लेते, और फिर इन्हें जो भी खरीदना होता वो इनके ज़रिए ही खरीदते थे। फिर 1260 में चंगेज़ खान के पोते कोबला खान ने चाइना पर हुकूमत की, तो इसने IOU को हुकूमती सतह पर राइज कर दिया। अब सब लोग इसे एक सरकारी करेंसी समझने लगे और अपना सारा माल कोबला खान के पास रखवाने लगे। जो लोग इसका हुक्म ना मानते, उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता। देखते ही देखते IOU की तादाद बढ़ने लगी और लोग उसे ही ट्रेड के लिए इस्तेमाल करने लगे।
जैसा कि आज हम पैसों के साथ करते हैं। दोस्तों, पेपर मनी यूरोप और बाकी दुनिया में उस वक्त फैली जब मार्को पोलो ने 1271 में चाइना का दौरा किया। मार्को पोलो एक स्याह और यूरोप का फिलोसोफर था। इसने अपनी किताब द ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो में चाइना के इस कोबला खान की सारी कहानी बयान की। इसने बताया कि किस तरह ये खानदान दरख्त की छाल को पैसे के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो इस तरह ये पेपर मनी यूरोप और एशियाई ममालिक तक फैल गई। अब सब लोग अपने सोने और चांदी के सिक्कों को IOU में तब्दील करवाने लगे, क्योंकि सबको सिक्के चोरी होने का खतरा लगा रहता था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक ऐसे सिस्टम की बुनियाद रख रहे हैं जो जल्द ही इन्हें अपना गुलाम बना लेगा। और वो सिस्टम था बैंकिंग सिस्टम। इटली, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, UK सब ममालिक में बैंक्स की बुनियाद रखी गई। ये बैंक सोने और चांदी को कागजी नोट में तब्दील करने लगे और इसके साथ साथ अपनी मर्जी से नोट छापकर लोगों को कर्ज भी देने लगे, जिससे मुल्क में कागजी करेंसी की तादाद बढ़ने लगी और इनकी वैल्यू कम हो गई, जिसकी वजह से एक और चीज़ पैदा हुई, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। मुल्क में पैसा ज़्यादा हो तो होती है इन्फ्लेशन, जो कि ख़तरनाक है, और अगर मुल्क में पैसा कम हो तो होती है डिफ्लेशन, जो कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जो चीज़ 1 IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। इस महंगाई को देखते हुए लोग वापस बैंक्स की तरफ मुंह करने लगे और अपने जमा करवाए हुए सिक्के वापस मांगने लगे। लेकिन बैंक के पास उनको देने के लिए उतने सिक्के ही नहीं थे जितने के वो नोट छाप चुका था। 1641 लोगों का बैंक्स से भरोसा उठ चुका था। बैंक्स का दिवालिया निकल गया और सब लोग अपनी बची खुची रकम से, जो कि सिक्कों की शक्ल में थी, उससे ही ट्रेडिंग करने लगे। लेकिन फिर से वही मुश्किलात सामने आने लगी, जिनका सामना करना अब ज़्यादा मुश्किल था, जिसके नतीजे में जन्म हुआ द गोल्ड स्टैंडर्ड का। दोस्तों, गोल्ड स्टैंडर्ड की बुनियाद सबसे पहले 1821 में बरतानिया के वजीर खजाना सर रॉबर्ट पील ने रखी थी। इस सिस्टम में पैसे को गोल्ड के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि सिर्फ उतने ही नोट छापे जाएंगे जितना कि मुल्क में सोना होगा। अब चूंकि ये सिस्टम सरकारी तौर पर राइज हुआ था तो सब ने इसे अपना लिया और एक बार फिर पेपर मनी मुल्क में रेगुलेट करने लगी। और फिर कुछ ही सालों में यूरोप के कई ममालिक ने और यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इसे अपना लिया। दोस्तों, पैसे के साथ एक और चीज़ का जन्म हुआ था, वो थी पैसे की भूख। पैसा जितना ज़्यादा हो उतना ही कम लगता है। अब पूरी दुनिया में उतना ही पैसा होगा जितना कि उसके पास सोना होगा। लेकिन ऐसा भला कब तक चल सकता था? वक्त गुजरने के साथ गोल्ड स्टैंडर्ड की कमज़ोरियां भी सामने आने लगी। वर्ल्ड वार 1 के दौरान बरतानिया और दूसरे कई ममालिक ने गोल्ड स्टैंडर्ड को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया, ताकि अपने जंगी अखराजात को पूरा करने के लिए ज़्यादा नोट छाप सकें। और इसी तरह वर्ल्ड वार 2 के दौरान भी हुकूमती तौर पर बहुत ज़्यादा नोट छापे गए, जिसने गोल्ड स्टैंडर्ड को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। और फिर 1944 में एक मुआहदा तय पाया, जिसे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत दुनिया के सारे मुल्कों की करेंसी को सोने से हटाकर अमेरिकन डॉलर से मुंसलिक कर दिया गया। यानी अब किसी भी करेंसी को अमेरिकन डॉलर में तब्दील करवाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ डॉलर ही है कि जिसे सोने में तब्दील कर सकते हैं।
फिर कुछ सालों बाद 1960 में वियतनाम वार का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से बड़ी मिकदार में अमेरिकन डॉलर छापे गए, जिससे अमेरिकन डॉलर की वैल्यू कम हो गई। लेकिन जब लोगों ने अमेरिकन डॉलर को सोने में तब्दील करवाने की डिमांड की, तो फिर अचानक 1971 में अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने ये ऐलान किया कि अब डॉलर को सोने में तब्दील नहीं किया जाएगा। तो इस तरह दोस्तों पैसे और सोने का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। जो था वो बस एक ज़ाहरी नोट, एक कागज़ का टुकड़ा, जिसके पीछे ना कोई सोना था और ना ही कोई चांदी। ऐसे पैसे को फिएट मनी कहा जाता है, जिसके पीछे कोई चीज़ नहीं होता है तो सिर्फ एक भरोसा, एक यकीन कि इसके बदले में हमें कोई चीज़ मिलेगी, और ये यकीन हमें हुकूमत की तरफ से दिलाया जाता है जो ये नोट जारी करती है। अब कोई भी मुल्क जितने चाहे नोट छाप सकता था। बैंक्स के पास वो पहले वाली ताकत वापस आ चुकी थी कि वो अपनी मर्जी से नोट छाप सकें। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए कि अमेरिका ने सेंट्रल बैंक फेड को बनाया, जो ये कंट्रोल करता है कि मुल्क में ना पैसा ज़्यादा हो और ना ही कम, ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बचा जा सके। दोस्तों पूरी दुनिया में जो भी पैसा आपको नज़र आता है, वो चाहे अमेरिकन डॉलर हो या बाकी कोई करेंसी, वो सब की सब फिएट मनी ही है, जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं, बस ये दूसरी चीज़ों की कीमत बताती है। पेपर मनी ने हमारी बहुत सारी मुश्किलात कम कर दी थी, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी कमी बाकी थी। वो थी इस बढ़ती हुई दुनिया की बढ़ती हुई स्पीड। अब हम पैसे को आसानी से गिन सकते थे, महफूज कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते थे, लेकिन उसमें भी तो वक्त लगता है। अब हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी कि जिससे लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन बस कुछ सेकंड्स में हो जाए। तो इस कमी को पूरा करने के लिए 1980 में इस बढ़ती हुई तेज़ रफ्तार दुनिया में कदम रखा ई मनी ने। एक ऐसा पैसा जो नज़र ही नहीं आता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, बस कुछ नंबर्स डायल किए और सेंड कर दिए, हो गई ट्रांजैक्शन। अब कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं। दोस्तों डिजिटल करेंसी की इस कामयाब कोशिश ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, और देखते ही देखते पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया। लेकिन इसके साथ भी बहुत सारी कमज़ोरियां जुड़ी हुई हैं। वो है हैकिंग। इस करेंसी को हैक करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और फिर इस कमी को पूरा करने के लिए डिजिटल करेंसी की इस दुनिया में 2009 में क्रिप्टो करेंसी ने कदम रखा। बिटकॉइन, एक ऐसा पैसा जिसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कई 100 साल आगे है, जिसे हैक करना नामुमकिन है। और सच तो ये है कि हम इसके बनाने वाले का सिर्फ नाम जानते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। सतोशी नाकामोटो। अब ये किसी टीम का नाम है, किसी इंसान का नाम है, या किसी ग्रोह का, ये किसी को नहीं मालूम। 2009 में बिटकॉइन जब लॉन्च किया गया तो एक बिटकॉइन की कीमत $0 थी, और 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत $1 थी। लेकिन आज एक बिटकॉइन की कीमत $97,000 है। दोस्तों दुनिया में कई ममालिक जैसे चाइना ने बिटकॉइन को सरकारी तौर पर अपना लिया है, लेकिन अभी भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक इससे मुंह मोड़ना चाहते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या ऐसा होगा? क्या दुनिया इसे पैसे के तौर पर अपनाएगी? लेकिन एक बात तो सच है कि पैसे ने हमें अपना गुलाम बना लिया है, और पैसे का ये बदलाव हमारी बदलती हुई दुनिया में कभी रुकने वाला नहीं है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल स्टोरी स्टूडियो लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।